स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकली एक एम्पलीफायर को डिजाइन करेंगे। न्यूमेरिकल डिजाइन यानी अगर आपको कहा जाए कि एक एम्पलीफायर डिजाइन करें, आप उसकी तमाम वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे। डिवाइडर बाइस या 4 रजिस्टर बाइस प्रैक्टिकल डिजाइन इसका जो है वो किस तरह किया जाता है, उसके लिए हम अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक फायर है, फायर with DC 12 वोल्ट है, सिग्नल है जिसे एम्पलीफाई किया जाना है, फ्रीक्वेंसी उसकी है वो 95 मेगाहर्ट्ज है। इनपुट करंट एसी इनपुट करंट यानी IAC जो 1 एम्पीयर। हम ट्रांजिस्टर को इसका जो गेन है वो 50 है, 1 है। बेसिकली हम जब हम इसको लेबोरेटरी में डिजाइन करते हैं, फायर बनाना चाहते हैं, तो हम उसकी उस एम्पलीफायर की जो है डाटा शीट से हम उसकी वैल्यूज पढ़ लेते हैं। हमें पता होता है कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, इसका IC मैक्सिमम क्या है, IC सैचुरेशन क्या है, मतलब मैक्सिमम IC क्या है, इसका VCE क्या है और इसका जो बीटा है वो क्या है, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है कि हम IC सिलेक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम IC सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो होगा स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चूज ट्रांजिस्टर, यानी कि कोई भी ट्रांजिस्टर लैब से हम उठा लेंगे IC और उसकी डाटा शीट पढ़ लेंगे, जिसमें हमें पता होगा कि इसकी बीटा क्या है, इसका IM क्या है, यानी कितना ये करंट ले सकता है और मैक्सिमम वोल्टेज कितना ले सकता है, ये चीजें हमें पता होंगी ऑलरेडी। इसका क्यू पॉइंट क्या है, दूसरे लफ्जों में क्यू पॉइंट भी हम इसका देख, ठीक है। IC मैक्सिमम और VCE यानी कि मैक्सिमम हमें जो है ना, ये हमें ये चीजें हमें डाटा शीट से पता चलने। सबसे पहले क्या किया कि हमने एक IC सिलेक्ट कर ली। उसके बाद अब हमने तमाम रेजिस्टेंसेस इसमें सेलेक्ट करनी है, किस्म की रेजिस्टेंसेस सेलेक्ट करनी। सबसे पहले हम RC को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए दो चीजें हमारे पास होती हैं। तो ये है कि हम आम तौर पे RC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IC, इसको हम जो अप्लाइड बैटरी है उसके यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर उसको हाफ ले लेते हैं। तो हाफ जब हम इसको लेते हैं तो का मतलब है कि ये अपनी ये जो करंट है, ये आपका RC जो है ना, ये टोटल बैटरी का हाफ करंट ड्रॉ करेगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये बैटरी भी 1 एम्पेयर करंट की थी, यानी कि 1 एम्पेयर करंट दे सकती थी, तो IC करंट जब ये हाफ ड्रॉप होगा तो IC करंट कितना होगा, वो इसका आधा होगा। ये आमतौर पे डिजाइन ऐसे की जाती है, यानी कि DC बैटरी का हाफ और उसके जो करंट की वैल्यू है, रेटिंग है, करंट वैल्यू DC बैटरी जो दे सकती है उसका भी हाफ। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ से पता चल गई, तो इसकी RC तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, और वो क्या होगी, IC/RC यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ओवर IC। IC/RC जो है वो 6 है, ठीक है, 12 थी बैटरी और करंट जो है वो 0.5 है। इसका मतलब है कि ये 12 ओम हो गई। तो ये कोई भी आपको डिजाइन दे दिया जाए ना, तो आपने इस तरह से करना है हमेशा। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज आपको VCC बैटरी की वैल्यूज आपको पता होंगी कि मैक्सिमम करंट कितना है और जो है ये वैल्यू खुद कितनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप इसकी RE को चूज करेंगे। RE को आप चूज कर लेंगे। अब आपको पता है कि इसमें IB तो नहायत कम होता है,
IC तकरीबन IE के ही बराबर होगा। और VE याद रखिए, ये आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये 10% ऑफ दी VCC लेनी है, यानी आपने ऐसी RE चूज करनी है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके क्रॉस वो इसका 10% सिर्फ हो, यानी अगर ये 12 है तो 1.2 वोल्ट सिर्फ हो आपका। इट मींस के अगर VCC बैटरी 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा, 1.2 वोल्ट। मतलब है VE तो हो गई 1.2 वोल्ट, IC आपने निकाल लिया वो 0.5। तो अब आप देखिए डिजाइन में आप कुछ चीजों को जूम कर रहे हैं। 0.5 एम्पेयर यही इसका करंट है, और VE जो है वो हो गई 1.2 वोल्ट। तो अब RE आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, RE होगी VE ओवर IE। तो ये है 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.4 ओम। RC भी चूज कर ली, RE भी चूज कर ली। नाउ वी गो टू स्टेप 4, फाइंड IB। तो IB अब आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि बीटा होता है IC ओवर IB। तो यहाँ से आप IB फाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज IC ओवर बीटा। IC आपको पता है 0.5 एम्पेयर है, बीटा 50 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01। इसके अलावा बेस टू मीटर वोल्टेज वो आपको पता है वो कितनी है, 0.7 है डीसी के लिए। अब आपने यानी कि बेस नोडल पॉइंट पे बनने वाला वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए बेस नोडल पॉइंट जो है वो आपका वो कहाँ पे होगा, ये देखिए ट्रांजिस्टर आपका कुछ इस तरह से है। एम्पलीफायर सर्किट आप बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बैटरी VCC है, ये R1 होना चाहिए, ये बेस है VB पॉइंट, ये IB है, ये आपकी आउटपुट है V3, ये पॉइंट VC है, ये ICRC है, ये RE है, ये आप डिसाइड कर चुके हैं। V3 आपने अभी डिसाइड करना है, कैपेसिटर्स की वैल्यूज भी हम निकालेंगे। ये R2 है, ये कैपेसिटर C1 है, ये सिग्नल है 15 वोल्ट का, 95 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये सर्किट हम बना रहे हैं, इसमें हमने RC डिसाइड कर लिया है, हमने RE डिसाइड कर लिया है, और इसी तरह से याद रखिए कि हम जो है वो इसकी हम इसकी जो है ये बेस वोल्टेज, ये वाला जो पॉइंट आपको पता है, ये बेस वोल्टेज ये बेस से ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज है, बेस से ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज है, और ये वोल्टेज VR2 है। दूसरे लफ्जों में हम VR2 पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं, तो VR2 पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसमें हमें पता है कि वो बेस टू मीटर यानी 0.7, दैट इज 0.7, और बेस इसके क्रॉस बनने वाला जो वोल्टेज है दैट इज 2.4 वोल्ट। ये आपस में प्लस कर दें तो VB आ जाएगी, तो इट मींस के VB जो थी बेस टू इमीटर प्लस VE के बराबर थी, और अगर हम इसको देखें तो VB would be equal to 0.7 plus 2.4 volts, sorry that is 1.2 volts, that is 1 volts, 2.4 उसकी रेजिस्टेंस थी, so it would be 3.1 volts। तो VB होगा 3.1, यानी कि VR2 जो है ये 3.1 वोल्ट है दूसरे लफ्जों में।
ओके अब आप कहेंगे कि ये R1 और R2 हम कैसे decide करेंगे? तो आर बी हमने जो आर बी इसको हम कह रहे हैं और आर बी जो है ये R1 और R2 की रेशो है और इस तरीके से हमने इस R1 और R2 की वैल्यूज को हमने इस तरीके से चूज करना है कि हमारा जो VR2 है VR2 है दैट शुड बी 2.4 वोल्ट्स। तो ये हिट एंड ट्रायल है ये कि हम रैंडमली वैल्यूज पुट करके देखेंगे इस तरह से कि VR2 2.4 वोल्ट हो। तो जब VR2 2.4 वोल्ट हो जाएगा वो वाली वैल्यूज हम R1 और R2 की सिलेक्ट कर लेंगे। कोई सी भी हम वैल्यूज देख सकते हैं जिनके लिए VR2 जो है वो 2.4 वोल्ट हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये वोल्टेज डिवाइडर है तो VR1 जो है ये होगा VCC इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2 और VR2 जो है ये VB के बराबर है और ये होगा VCC R2 ओवर R1 प्लस R2 राइट। और अगर VR2 जो है ये 2.4 वोल्ट है तो VCC 12 में से 2.4 वोल्ट अगर माइनस कर दें हम 2.4 वोल्ट अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो दैट वुड बी this value would be 9.6 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि R1 के क्रॉस 9.6 होगा 9.6 वोल्ट। तो यहाँ से हम इसको इनको इन रेशोज को हम ऊपर नीचे रखकर हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं यानी कि VR1 ओवर VR2 इज इक्वल टू दैट इज VCC R1 over R1 plus R2 VCC R2 over R1 R2 तो ये वैल्यू इससे कट गई ये वैल्यू इससे कट गई so that is equal to VR1 over VR2 equal to R1 over R2 तो जो रेशो आपकी इसकी VR1 और VR2 की होगी वही रेशो R1 ओवर R2 की होगी। सो इट मीन्स कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9.6 ओवर 2.4। तो यहाँ से आप इनको फाइंड कर सकते हैं यानी आपने इस रेशो को इस तरीके से R1 और R2 की वैल्यूज इस तरह सेलेक्ट करनी है खुद से कि R2 के क्रॉस बनने वाली वोल्टेज जो RB है वो 2.4 वोल्ट को आपने निकाली थी वो हो बाकी जो है वो R1 के क्रॉस चली जाए। तो इसका तरीका होता है कि आप खुद से ये वैल्यू सेलेक्ट करें। न्यूमेरिकली आप इसको बेशक ना सॉल्व करें लेकिन खुद से आप ये वैल्यूज इस तरह सेलेक्ट करें कि आंसर आपका इस रेशो के बराबर आ जाए। तो ये वैल्यूज आपको खुद सिलेक्ट करनी होती है मैनुअल जब आप एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं और ये VB यानी कि बेस के ऊपर बनने वाली वोल्टेज यानी VR2 के बराबर होती है। अब आ गई बात आपने R1 भी सिलेक्ट कर लिया R1 R2 RC RE सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई हैं। अब रह गई बात C1 C2 और C3 की। तो C1 जो है वो C1 जो है वो इनपुट साइड पर लगा हुआ है तो C1 की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे C1 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे कैपेसिटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 1 ओवर 2 पाई FC के बराबर होती है। यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम RE से रिप्लेस कर देते हैं सॉरी RB से रिप्लेस यानी RB से रिप्लेस कर देते हैं और RB क्या था
आर बी जो था वो इक्वलेंट था, यानी R1 पैरेलल R2 था। यानी कि कैपेसिटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो बेस की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए बेसिकली। सो इट मींस के C1 जो कैपेसिटर होगा वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। F95 है, RB हमने निकाल ली, R1 और R2 की वैल्यू सिलेक्ट की, उनका पैरेलल लिया, इक्विवेलेंट लिया तो वो आ गई। इसी तरह से अगर हम C2 की वैल्यू लें, C2 की तो वो लोड रेजिस्टेंस, जो भी लोड है, RC नहीं, लोड जो हमने यहाँ नहीं दिखाया, लेकिन लोड के ऊपर वो डिपेंड करेगी। जो भी लोड है उसके बराबर होगी उसकी इंटरनल रिएक्टेंस। इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिखी है। और जो कैपेसिटर C3 है, C3 वो भी इसी तरह निकलेगा 1/2πf, उसमें RE की वैल्यू हम इंटरनल, क्योंकि मीटर के पैरेलल लगी हुई है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। इस तरह हम तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरह वैल्यूज दी जाएं, आप ट्रांजिस्टर के जो एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, उसको आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, I2 जो है वो V2/R2 होगा, और I1 आप मुख्तलिफ तरीकों से निकाल सकते हैं। I2 + IB नोड से इसको कंसिडर कर लें। इसके अलावा V1 जो है वो I1R1 होगा। यानी जब भी आप इस लूप का इंटरनल कैलकुलेट करें तो आप इस तरीके से इसको, यानी कि इस लूप को आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशंस की मदद से। एक और बात याद रखिए कि ट्रांजिस्टर की जो AC इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आम तौर पे थर्मल वोल्टेज, उस डायोड की थर्मल वोल्टेज और एमिटर करंट को अगर आप डिवाइड करें तो बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर ये ऐसे भी निकाली जाती है। ये क्या चीज है? 26 मिली वोल्ट, इसको थर्मल वोल्टेज कहते हैं किसी भी डायोड जंक्शन की। यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर खुद से एक वोल्टेज बन जाता है नेचुरली, और वो जो वोल्टेज होता है उसे थर्मल वोल्टेज कहते हैं। और वो आमतौर पे पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन से जो बना हुआ है उसका 26 मिली वोल्ट होता है। तो डायोड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, RE, जब AC सर्किट, इसमें से AC एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो वो समटाइम्स इस तरह भी निकाली जाती है। तो इस फार्मूले को भी आप जो है वो उसको नोट कर लीजिए।